दोस्तों नमस्कार। जिंदगी में मुश्किलें कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ लेते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी जमी छोड़ देते हैं। आज मैं इस इंटरव्यू श्रृंखला में ऐसे दो स्टूडेंट से आपको परिचित करवाने जा रहा हूं जो लंबे समय से मेरे से जुड़े रहे हैं। और लंबे समय से जुड़े रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनका जो संघर्ष है वो इतना कष्टदायक रहा है, इतना प्रेरणादायी रहा है कि यदि वास्तव में इस संघर्ष को आप जानोगे तो आप में से जिन बच्चों के बहाने होते हैं, जिन बच्चों के पास बहुत सारी कमियां गिनाते हैं कि सर हमारे पास परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, सर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 2 नंबर से रह गया, दूसरी एग्जाम है, और आप हारने की बातें करने लग जाते हो। मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में 159वीं रैंक, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रदीप है, और इसके 159वीं रैंक आई है। और ये हमारे झुंझुनू में जो हमारा इंस्टीट्यूट था उज्जवल क्लासेज, वहाँ का स्टूडेंट रहा है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2013 11-12 से जो रिट का एग्जाम पहली बार हुआ था उस समय से लगातार मेरे से जुड़ा हुआ है और हर बार मनोविज्ञान इसने पढ़ी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतनी बार पढ़ी है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन भी कई बार जब होता है ना, कई बच्चे कहते हैं कि सर 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। इसकी हिम्मत देखिएगा, 14 वर्ष का लगातार संघर्ष, और उस संघर्ष में इसने कभी हार नहीं मानी। और आपको इसको चेहरा देख के आपको निश्चित रूप से लग रहा होगा कि वास्तव में इनका जो संघर्ष रहा है वो पीड़ादायी रहा होगा। और इधर आप जो देख पा रहे हैं वो जयप्रकाश चाहर हैं। ये ज्योग्राफी में भी चयनित हुए हैं और इनका भी जो संघर्ष है वो एक सेल्समैन से शुरू हुआ है। सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ भूगोल में स्कूल व्याख्याता में चयनित हुए हैं। दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। दोनों की पृष्ठभूमि जो है वो एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के स्टूडेंट रहे हैं। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनमें जो जज्बा है, इनमें जो जुनून है, और ये आज का जो प्रतिस्पर्धा का जो युग है उसमें जो बच्चे इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं कि सर क्या करें और क्या नहीं करें, तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को जरूर जानना चाहिए इनके संघर्ष को। ये प्रदीप एक लंबा समय रहा है इसका। जब मात्र 2 साल का था, सिर्फ मात्र 2 साल का था, तब पिता का साया सिर से उठ गया। आप सोचिए, माता पिता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब सामान्य परिवार में होता है और पिता का साया जब उठ जाता है, उस माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है। और उस समय उस बच्चा जिसने अपने बचपन ढंग से नहीं जिया है, जो अपने पिता की गोद में खेलना चाहता था लेकिन उसे अपने पिता की गोद नसीब नहीं हुई, उस बच्चे का बचपन कैसा बीता होगा उम्मीद कीजिए आप, और जो झलक रहा है इसके चेहरे पर। लेकिन माँ का संघर्ष, अपने परिवार की प्रेरणा, अपने ताऊजी की का सहयोग, इन सब से बच्चा आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल शिक्षा अपनी पूरी करता है। कॉलेज शिक्षा जो झुंझुनू में सेठ मोतीलाल कॉलेज, मैं इसके पूरे संघर्ष को अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं। झुंझुनू में सेठ मोतीलाल कॉलेज, जहां ये अपने गांव से आता है। किससे आता है? आप कहोगे कि साहब मोटरसाइकिल लेके चला गया, स्कूटी लेके चला गया, बस से आ गया। नहीं, इस बच्चे के पास एक साइकिल है। वो साइकिल की मेरी इच्छा तो थी मैं आपको फोटो दिखाता, क्योंकि आज ये मेरे पास भी आया तो साइकिल से ही आया है। ये स्कूल व्याख्याता बन चुका है 159वीं रैंक से, लेकिन वो साइकिल नहीं छूटी है। वो सामान्य सी साइकिल जिससे ये हमेशा उस कॉलेज जाता था, ये उसी सामान्य साइकिल से लगातार 2005 से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। 2005 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप सोचिए 14 वर्ष का, भगवान श्री राम ने वनवास काटा 14 वर्ष का, लेकिन इस बच्चे ने तो आज के इस दौर में जहां हर सुविधाएं हैं, ठीक है, जहां हम कहते हैं कि रोजगार बहुत है, वहां 14 साल का साहब वनवास इस बच्चे ने भी काटा है। 14 साल का संघर्ष किया है इस बच्चे ने, और 14 साल के संघर्ष में इसने हजारों खूब सारे टीचर्स से मिला है, हर जगह एक कोचिंग करने के लिए गया है। ठीक है, जिसमें 4-5 बार तो मेरे से भी ये बच्चा पढ़ा है, और मेरे से हर बार ये पूछता था कि सर बताओ ना, सिलेक्शन का कोई राज है क्या? और राज तो मेरे पास तो हमेशा एक ही होता है, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। उससे बड़ा मैं राज मानता नहीं। लेकिन उसने इस शब्द को पकड़ा रखा और लगातार इस संघर्ष है। 2005 से मैं इससे पूछ रहा था, 2005 से इसने एग्जाम देना शुरू किया। राजस्थान पुलिस दिया इसने, पटवारी एग्जाम दिया इसने, रिट के आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सब के सब एग्जाम दिए इसने। सेकंड ग्रेड के जितने भी 5 से 6 भर्तियां हुई सभी की सभी एग्जाम दी। स्कूल व्याख्याता की 2012 से शुरू हुई हर भर्ती परीक्षा को इसने दिया। लगभग 24 परीक्षाएं ये लगातार असफल हुआ है।
24 परीक्षाओं में, इन 14 सालों में ये बच्चा असफल रहा है। ये 24 तो जो नॉर्मली इसके याद रही हैं वो इसने नोट करवाई हैं। 24 परीक्षाओं में 14 साल में असफल रहा, लेकिन साहब हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी कि 14 साल में मुझे नहीं मिला तो मैं अगली साल तैयारी करूं कि नहीं करूं। और उसी हिम्मत नहीं हारने का परिणाम है दोस्तों कि आज ये पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में 159वीं रैंक के साथ चयनित है। निश्चित रूप से मनोविज्ञान का भी बड़ा योगदान रहा है, मेरे मोटिवेशन का भी योगदान रहा है, और हमारी जो फैकल्टी हैं राजनीति विज्ञान के, दयानंद जी, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन और बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे इस इंस्टीट्यूट के इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। नाम रोशन ज़्यादा मैं मानता हूं कि इसकी जो पीड़ा रही है आज वो परिणाम में बदली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो 24 परीक्षाओं में लगातार असफलता, 14 वर्ष का वनवास काटना और उसमें साइकिल रूपी अपने जीवन रथ के सहारे इससे संघर्ष करना, पिता का साया उठ जाना, अपनी माँ और अपने परिवार के संघर्ष से आज इस बड़े मुकाम को हासिल करना, और ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है। प्रदीप, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। आज आप उन 1.5-2 लाख बच्चों से रूबरू होने जा रहे हैं और आपके संघर्ष की कहानी मैं चाहता हूं कि उन बच्चों तक जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन ऐसा हो कि आपका संघर्ष इतना बड़ा हो कि उस संघर्ष से कहानी बन जाए। और आज प्रदीप का संघर्ष एक कहानी बन चुका है। उस प्रत्येक उस बच्चे के लिए एक प्रेरणादायी है जो 2-3 साल की तैयारी के बाद ये सोचते हैं कि सर असफल हुए तो क्या। प्रदीप, आपने 14 साल संघर्ष किया है, पिता का साया आपके सर से उठ चुका है। आपने तैयारी किस प्रकार से की? राजनीति विज्ञान में आप चयनित हुए हैं, कैसे आप पढ़ते कैसे थे, थोड़ा सा बताएं इन बच्चों को। देखिए सर, हमें तो शुरू में ये पता भी नहीं था मतलब राजनीति विज्ञान क्या होती है, लेक्चरर वगैरह। जो बीएड है वो भी मैंने 2009-10 में की। उससे पहले अपन को एक नौकरी चाहिए थी जो जी आजकल, तो उसके लिए मैंने राजस्थान पुलिस है, आर्मी वगैरह की जो भर्तियाँ हैं उनमें काफ़ी ट्राई किया, और जो छोटी मोटी जो बीच बीच में आती रहती है पटवारी, ग्राम सेवा की, उसके लिए, लेकिन आज तक वो मतलब अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो फिर मैंने 2009-10 में बीएड किया और फिर अपन इसी चीज़ के मतलब पीछे पड़ गए कि अब अपन ने एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली है और अपन को यही प्राप्त करना है। उसके बाद में मैंने कभी सोचा नहीं ये भर्ती में क्या होगा, ये परीक्षा में क्या होगा, अपन को तो करना था। मैं तो चलता रहा, मैं कभी रुका नहीं। उसी का जो मतलब है परमपिता परमेश्वर है, अपने जो गुरुजन हैं, आप हैं, और अपने माता पिता वगैरह जो और जितने भी शुभचिंतक और सहयोगी हैं, उनके कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है। प्रदीप, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी रुका नहीं, और जो कभी रुका नहीं वो कभी असफल हुआ नहीं, क्योंकि ये असफलता तनिक होती हैं, लेकिन इन असफलताओं को जब हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसी दिन से आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन इस बच्चे ने तो संघर्ष किया है और संघर्ष को लगातार जारी रखा। मैं भी देख रहा था इसके पैरों की तरफ, मेरी नज़र अभी इसके पैरों की तरफ पड़ी। मैं कैमरे को नीचे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पैरों की तरफ मैं देख रहा था कि इसको लेक्चर बन चुका है साहब। ये जब कोचिंग में आता था, जब मेरे से बोलता था, ये मैं जब कोचिंग में बैठता था, तो एक चीज़ इसकी जरूर थी कि जैसे मेरे को देखता तो ये कहता, सर गुरुजी पानी पियोगा कि, और यो कैन से भर के पानी का जरूर लाता था। चाहे मैं पानी पीऊँ नहीं पीऊँ, लेकिन पानी का ही भर के लाता था। तो ये देखो कितना बड़ा समर्पण था इसका, मेरे प्रति मान लो और किसी टीचर के प्रति मान लो। ये पानी मेरे को जरूर पिलाता था और पूछता था, गुरुजी अब की बार नाको लाग जागो कि, गुरुजी कुछ बताओ ना ऐसा कि इस बार मैं लग जाऊं। और आज इसके पैरों में आज भी वही चप्पल है जो उस समय चप्पल थी, आज भी वही चप्पल है। इसको लेक्चर बन चुका था। आज तो ये सैंडल पहन सकता था, आज तो ये जूते पहन सकता था, लेकिन साहब आज भी ये चप्पल पहन के आया। ये है धरती से जुड़ाव, ये है संघर्ष की कहानी। यदि इंसान ठान लेता है, यदि इंसान ठान लेता है, एकलव्य की तरह सोच लेता है कि मुझे साहब साधना करनी है, तो वो साधना एक दिन पल्वित भी होती है, वो साधना एक दिन पुष्पित भी होती है, और वो बच्चा व्याख्याता बन जाता है। ये संघर्ष का सबसे बड़ा जीता जागता अनुमान है। उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो रोना रोते हैं परिस्थितियों का, हरा दो उन परिस्थितियों को। आप में जज्बा, आप में संघर्ष इतना होना चाहिए। चप्पलें मेरे को कह रही हैं, बोल बोल के कह रही हैं कि साहब मैं कर सकता हूं, और इसने किया। प्रदीप, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पापा आपके नहीं थे, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, आपकी माँ अकेली रही, तो आपकी माँ ने आपको कितना क्या प्रेरित किया? आपकी माँ के संघर्ष को आपने बड़ा अंजाम दिया। आज आपकी माँ क्या महसूस कर रही हैं? जब सिलेक्शन हुआ तो माँ को, आपको और माँ को दोनों को कैसा लगा, बताएं थोड़ा सा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मतलब उसी समय हुई जब माँ मतलब वह जो प्रसन्न हुई, और मतलब उनको वो प्रतिफल जो होता है भगवान से कि हाँ अपना बेटा कुछ बन गया है,
बाकी मैंने जो समाज वगैरह किसी हर चीज़ की परवाह करनी छोड़ दी थी जब पिछली बार मैं 1.5-2 नंबर से रह गया था। उसके बाद में अपन को मतलब एक चीज़ प्राप्त करनी थी, फिर ना मैंने किसी समय के बारे में सोचा ना किसी और चीज़ के बारे में सोचा, मतलब मैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए चलता रहा और यही अपनी सफलता का राज है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ मुझे ये भी बताना आप, मैं हमेशा क्लास में एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, आपने अपनी माँ को सबसे बड़ा उपहार दे दिया और मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है। आपने जब जिस दिन आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, क्या उस दिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2010 में जब मैं स्कूल लेक्चर बना था, मुझे पूरी रात को नींद नहीं आई थी। क्या आपको ऐसा उस दिन कैसा लगा था? क्या आप सो पाए थे उस दिन कि कैसा कैसा लगा था आपको? सर ये बहुत विचित्र था मेरे लिए भी, मतलब पहली जो रिजल्ट आने के पहली जो रात थी उसमें तो नींद नहीं आई, वो तो समझ आता, लेकिन जब रिजल्ट आ गया था मतलब 7:30 के लगभग ही आ गया था शाम को, उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। ये मतलब एक अजीब है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये होता है हमेशा, ये होती है रियल खुशी। जब आपको वास्तविक खुशी होती है, एक लंबे संघर्ष के बाद मिलती है, उन लोगों के तानों का आपको जवाब देना होता है, तब आप सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सो गया तो कहीं वो सपना तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि उस सफलता को आपको जीना होता है और पूरी रात आप उसको जीते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है। आपने बताएंगे कि आपने पढ़ाई कितने घंटे की, क्या कौन सी किताबें पढ़ी, ऐसा थोड़ा सा बच्चों को आप गाइड करें कि बच्चे, आपके संघर्ष तो आपका बहुत लंबा रहा है, ठीक है, लंबे संघर्ष से आपने एग्जाम्स दिए। पिछली भर्ती में आप सिर्फ 1.5-2 नंबर से रह गए थे और आपने मेरे को भी कहा था गुरुजी आरपीएससी गड़बड़ तो नहीं है, आरपीएससी जैसी संस्था में कोई सेटिंग तो नहीं चलती, और आपके मन में कहीं ना कहीं अविश्वास हो गया था प्रदीप के, और बार बार मैं इसको कहता था ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम मेहनत कर हो जाएगा, लेकिन इसमें अविश्वास था। लेकिन आज वो खैर विश्वास दूर हो चुका है। तो आपने क्या मतलब किताबें कौन सी पढ़ी, कितने घंटे पढ़ते थे, थोड़ा सा बताएं बच्चों को आप। सर ये भी बहुत मेरे लिए मतलब आप आश्चर्य होगा आप सबको जानकर कि मैं राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट ज़रूर हूँ और मैंने 2011-12 से इस चीज़ पर सोचना भी शुरू किया था। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था ये क्या चीज़ होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये है कि मेरे पास आज तक एक ऑथेंटिक लेखक की कोई भी राजनीति विज्ञान की किताब नहीं है अभी तक, आज तक भी मेरे पास नहीं है। मैंने मतलब नोट्स वगैरह और जो अपन जो लगातार मैं चल रहा था उससे जो अपन को जो प्रतिसाद मिल रहा था, बस उसी के मैंने पूरा विश्वास किया। मैंने आसपास के वातावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी के जो अब आप ईश्वर का वो वरदान माने या अपने जो शुभचिंतक का सहयोगी हैं उनका, जो मैं सभी को जो उसके लिए आभार देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो नोट्स लिखाए गए क्लास में, जो टीचर से जिन्होंने मार्गदर्शन लिया, उस पर पूरा विश्वास रखा, किसी इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं की, और उन्हीं किताबों को लगातार जितने घंटे इनसे पढ़ा गया। ये भी ये कहते हैं कि सर मेरे घंटे कोई फिक्स नहीं थे, कभी 2 घंटे पढ़ लेता, कभी 3 घंटे पढ़ लेता, कभी 4 घंटे पढ़ लेता। ये बात अलग है कि ये कोचिंग में आते रहते थे। और विशेष बात मैं मानूंगा कि कोई इनसे कोई कोचिंग वाला ये नहीं कहता था कि साहब आप फीस दो, और ये फीस देने को लेकर कहते हो शायद ये मतलब ये मना भी कर देता था, तो कोचिंग वाला इस बात को स्वीकार कर लेता था। और शायद ये बहुत बड़ी बात थी कि लगातार टीचर के मार्गदर्शन में जुड़े रहे, और उसका परिणाम था कि कभी रुके नहीं, और इसका परिणाम आज 169वें रैंक से एक सामान्य से बच्चा, वरना ये कह सकता था कि मैंने 20 किताबें पढ़ी, 25 किताबें पढ़ी, होता है सिलेक्शन के बाद। इसने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। इसने सिर्फ एक चीज़ बरती है, वो ईमानदारी ये है कि इसके चेहरे पे ईमानदारी है, इसके कार्य में ईमानदारी थी, और उस ईमानदारी का परिणाम ये था कि आज ये सेलेक्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रदीप के साथ जयप्रकाश चाहर हमारे साथ बैठा है, इनके साथ फ्रेंड भी रहे, दोनों एक ही गांव से रहे हैं, तो एक लंबे समय से ये भी मेरे से जुड़ा रहा है। स्पेशली इसका जो संघर्ष मैं आपको बताऊं, जयप्रकाश का संघर्ष ये कि सामान्य परिवार से बिलोंग करता है, और विशेष बात ये थी कि इसने जो पूरी अपनी एजुकेशन प्राप्त की है, एमए की, बीए की, बीएड की, ये पूरी जो है इसने अपनी खुद की जॉब करके, और जॉब कैसे मानोगे आप, इसने 13 मई 2013 से मार्च 2018 तक नोकिया, मैं कहता हूं ना हमेशा कि नोकिया का वक्त गया, लेकिन जब तक वक्त नहीं गया था तब तक इसने सेल्समैन का काम किया। आप सोचिए, एक बच्चा अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहा है और सेल्समैन की लगभग 14-15 घंटे की नौकरी करता है वो बच्चा, और वो नौकरी करने के साथ साथ वो एक सपना पालता है कि मैं भी क्या गवर्नमेंट जॉब लग पाऊंगा। लेकिन वो सपना इतना बड़ा होता है, उस सपने के बीच जो संघर्ष होता है वो इतना गजब का होता है, उस संघर्ष में जो इच्छा शक्ति होती है वो इतनी गजब की होती है कि वो सेल्समैन, जिसको लोग एक सामान्य नजरिए से देखते हैं, जिसको लोग उल्हाना दे देते हैं, वही सेल्समैन,
वही सेल्समैन आज एक गजेटेड अधिकारी बन जाता है। ज्योग्राफी जैसे विषय में बहुत अच्छी रैंक के साथ वो सेल्समैन राजपत्रित अधिकारी बन के उन लोगों को जवाब देता है कि वक्त खराब हो सकता है, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन मन में यदि संघर्ष करने का जुनून और जज्बा हो तो चाहे हम सेल्समैन की नौकरी करें, चाहे कुछ भी करें, हम अपने उस सपने को सच कर सकते हैं। तो जयप्रकाश, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। आप जब सेल्समैन का काम करते थे तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे मन में आया? सर, जब मैं सेल्समैन का काम करता था ना, तो उस समय मेरे दिमाग में यही रहता था कि अपने को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी इनकम होती रहे ना, तो फिर आगे परिस्थितियाँ विपरीत नहीं होंगी। जी जी। उसके बाद मैं लगातार, मेरे मन में ये विचार था कि अपने को तो पढ़ के नौकरी लगना है 100%। जी जी। और मेरा यही जुनून मेरे काम आया सर। मैंने जैसे ही मेरी एमए कंप्लीट हुई, मैंने 5 साल तक नोकिया में काम करने के बाद फिर वो काम छोड़ के और नियमित तैयारी की। और मैं अपनी आपसे मिला, कोचिंग में आया तब जय सिंह जी सर से मिला और महेश जी सियाग सर जी, जिनका तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है सर। उनसे मिलके और मैं बोला कि सर मेरे को तो ये तो लो फीस और मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा। तब उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया और जो बैच लाया उसमें सम्मिलित किया। उसके बावजूद सर, मेरी एक दोस्त थी मिसेस सरोज आनंद धनखड़, और एक मेरे छोटे भाई हैं मनफूल सिंह। इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम तो पढ़ते जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिसकी भी ज़रूरत है वो तुम्हें हम उपलब्ध करवाएंगे। और वो सरोज आनंद धनखड़ सर मेरे लिए सारी बुकें जयपुर से वही लेके आती थी, और उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है सर। एक मेरे छोटे भाई हैं मनफूल सिंह, उनका। बहुत सुंदर जयप्रकाश ने बताया है कि जब ये आया था हमारे पास मार्च 2018 में, ठीक है, जब स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी थी और ये आके मिला था। और हमारे जो ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं महेश जी, जिनके अभी खूब सारे सिलेक्शन ज्योग्राफी में हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल बैच चलाया था। साइकोलॉजी अपने स्पेशल बैच की, दोनों ने ही साइकोलॉजी स्पेशल बैच से की है इन्होंने, ठीक है। और ज्योग्राफी इसने महेश जी के पास पढ़ी और उनके मार्गदर्शन में, और मार्गदर्शन के साथ इन्होंने जो जिक्र किया है, स्पेशली जज्बा तो इस बंदे में था, क्योंकि सेल्समैन रहा चुका बंदा यदि इस लाइन में अचानक से आता है तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कठोर निर्णय इसका रहा होगा। विशेष रूप से इसकी जो एक साथी रही हैं सरोज, उन्होंने भी इसकी जो सहायता की है, किताबें जो इसने मंगवाई वो किताबें लाके दी। ये बहुत बड़ी ईमानदारी होती है कि साहब हमारे सिलेक्शन में बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान होता है, और वो योगदान ही हमें वहां तक पहुंचाता है। और जरूरी होता है कि हम उस योगदान को सराहें, उनके योगदान को बताएं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी रैंक कौन सी रही जयप्रकाश? सर 349वीं रैंक है। 349वीं रैंक ज्योग्राफी जैसे विषय में इनकी रही है, जहां बहुत ज्यादा विद्यार्थी आज ज्योग्राफी से विषय तैयार कर रहे हैं। आप कितने घंटे पढ़ते थे, कौन सी आपने बुक्स पढ़ी, कैसे क्या तैयारी, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं 7-8 घंटे नियमित अध्ययन करता था। और मैंने मुझे जो महेश जी सियाग ने जो नोट्स करवाए थे ना, मैंने उन्हीं पे विश्वास किया और उन्हीं को बार बार अध्ययन किया। उसी के बदौलत सर मैं आज सफल हुआ हूँ। और सर जैसे ही मैं कोचिंग में आया था, आपसे मिला था, आपने ये कहा था कि आप कुछ भी कर सकते हो। उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, आई कैन डू इट, और उसी की बदौलत आज मैंने ये कर दिखाया है सर कि मेरे 349वीं रैंक के साथ भूगोल में मेरा चयन हुआ सर। ये बहुत बड़ी बात है कि ज्योग्राफी में इन्होंने महेश जी की कंप्लीटली नोट्सों को पढ़ा, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो किया। साइकोलॉजी में तो खैर मेरा था ही। जब इनका सिलेक्शन हुआ था, जब इनका फ़ोन आया था, उन्होंने एक बात कही थी कि सर आप जो एक लाइन बोलते हो ना, आई कैन डू इट, और आप जो मोटिवेशन देते हो तो उससे लगता है कि भीत को तोड़ दें, ठीक है ना। भीत का मतलब समझते हो क्या? दीवार को तोड़ दें, ठीक है ना। तो खैर मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ा देती है, लेकिन सही मार्गदर्शन हो, कुशल निर्देशन हो और मन में जज्बा और संघर्ष हो तो हम निश्चित रूप से पहुंच पाते हैं। 7 से 8 घंटे इनकी मेहनत रही। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, आज के दौर में जयप्रकाश आप एक बहुत सामान्य से स्टूडेंट रहे हैं और आपके चेहरे से भी झलक रहा है दोनों के। तो आप आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे क्या पढ़ें? सर उनके लिए यही संदेश है कि सोशल मीडिया से दूर रहते हुए अपनी किताबों का नियमित अध्ययन करें। उनके पास जो भी अच्छी बुकें हैं उनका लगातार अध्ययन करते रहें, सफलता उनके कदम चूमेगी। सर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो सोशल मीडिया है ना, उससे दूर रहना ही पड़ेगा सफलता के लिए। सही बात है, निश्चित रूप से बहुत सही बात कही जयप्रकाश। अब मैं एक बार प्रदीप की तरफ दोबारा एक प्रदीप का जिक्र करना चाहूँगा। प्रदीप का मैं जब परसेंटेज पूछ रहा था प्रदीप के पास, तो इसके एमए में परसेंटेज है 44.47, ठीक है ना। 10वीं 12वीं बीए में भी कुछ भी परसेंटेज नहीं है, मान के चलो आप। जिस बच्चे की पॉलिटिकल साइंस में 44.47, कई बार कहते हैं ना कि साहब मैं स्कूल मेरी फर्स्ट मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, ठीक है ना, मैंने सब्जेक्ट में मेरे 70% 80% क्या बढ़ता है साहब?
70-80% वाला JRF वाला बच्चा स्कूल व्याख्याता में पॉलिटिकल साइंस में सफल नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने JRF कर रखा वो सफल नहीं हुए, लेकिन एक 44.47% वाला बच्चा जब स्कूल व्याख्याता में 159वें रैंक से बन जाता है, मेरा कहने का मतलब है परसेंटेज मायने नहीं रखती साहब, संघर्ष मायने रखता है। आज 44.47% वाला बच्चा जब आज आपके सामने बैठा है, ठीक है, एक सामान्य परिवार से, संघर्ष लंबा रहा है, 14 साल का वनवास रहा है, लेकिन परसेंटेज से बड़ी चीज है कि इच्छा शक्ति। मैंने इनसे पूछा कि आपकी शादी हो गई क्या, मैंने पूछा क्योंकि मुझे लगा कि अब तो शादी हो जानी चाहिए थी। तो उन्होंने एक बहुत जोरदार बात बोली कि साहब ये समाज, ये सोसाइटी, लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। जब तक हम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते ना, हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई रिश्ता आज तक आया नहीं, कोई देखने आया नहीं, क्यों आएंगे साहब? क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। आज ये बच्चा इतना लंबा संघर्ष किया है, आज ये बना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उस समाज के लिए आईना है। जो लोग ये कहते हैं ना कि बनेगा तब देखेंगे, अरे इसके संघर्ष को देखिए आप, इसकी प्रेरणा को देखिए आप, ठीक है, इसके चेहरे पे जो मासूमियत, ईमानदारी है उसको देखिए, इसके जो पैरों में जो चप्पल है उसको देखिए, आपको पता लगेगा कि संघर्ष क्या होता है। तो प्रदीप, क्या कहना चाहोगे आज के विद्यार्थियों को? आपने एक लंबा संघर्ष जिया है और उम्मीद करते हैं इस बार आपकी एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आपके लाइफ में, एक बहुत अच्छी लड़की भी आएगी। मैं दुआ करता हूँ जैसे आप ईमानदार हैं वैसे आपके लाइफ में एक अच्छी लड़की आए, वो भी संघर्ष में। ये प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है, मतलब कुछ लोग जैसे घर वाले बता रहे थे, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि जो अपन जैसे भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उसका जो प्रतिरूप है यहाँ पे, माँ बाप है, जैसे गुरुजन है, उनका मुझे मतलब पूरे ज़िले में जितने भी हैं सबका बराबर सहयोग मिलता रहा है उसके लिए, चाहे वो किसी भी कोचिंग से रहे हों और किसी भी सब्जेक्ट से रहे हों। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ज़माने भर की जो सारी खुशियाँ हैं वो गुरुजनों की कदर में है। जो है महफूज वो सब इन्हीं की दुआओं के असर में है। हमें मंदिर या मस्जिद में ज़रूरत क्या है जाने की, हमारे माँ बाप हाजिर हैं, हमारा भगवान घर में है। वाह वाह, क्या सुंदर भावनाएं हैं आपकी। तो प्रदीप, आज के इस प्रतिस्पर्धा दौर में बच्चों के लिए सिर्फ सिंपल सा ही प्रदीप का चेहरा आपके याद रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, संघर्ष से घबराएं नहीं, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, परिस्थितियों के ऊपर आप हावी हो जाओ। एक साइकिल के सफ़र से संघर्ष की शुरुआत करने वाला, पिता का साया उठ जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला और एक 14 साल का वनवास काटने के बाद आज सफलता हासिल करने वाला प्रदीप इस बात का प्रतीक है कि यदि हम लगातार चलते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। आप दोनों को बेहद शुभकामनाएं। जयप्रकाश से मैं और कुछ कहना चाहते हैं। जयप्रकाश, आप बच्चों को? सर, मेरे साथ के जितने भी लड़के थे ना गांव से जो बिलोंग करते थे, वह सब 2013-14 में नौकरी लग गए। अच्छा। तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि तू पढ़ता नहीं है, नौकरी क्यों नहीं लगता? और घर वालों के होता भी है सर कि साथ वाले सब लग जाएं, मैं नहीं लगूं। तो मैं उनको बोलता था कि एक बार रुको, मैं लगूंगा ना तब अच्छा काम होगा। और अब मैं लगा हूँ, तब घर वालों को मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया उसी दिन, तब मेरा रिजल्ट आया कि पापा जो लोग लगे थे, जो 2013 से स्टार्ट किए थे, वो जब तक जहाँ पहुँचेंगे ना, मैं उनसे बहुत कदम आगे निकल चुका हूँगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे पापा के लिए वो यानी कि आदिनो कुओं कौन बैग रहे हैं, वो बाग ये मन पढ़ाए गुरुजी। उनके बाद में देखो मैं नौकरी लागू, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बच्चे सफल हुए उनको मैं कहना चाहूँगा स्कूल व्याख्याता में कि कभी हार मत मान लेना। इनका भी एक लंबा संघर्ष रहा है, आपकी कमी रही है, नंबरों से रह गए, दोबारा उठ खड़े हो जाओ, दोबारा तैयारी करो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओ। सर, मेरी दादी जी, उसमें मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है सर। मेरी दादी जी 6 साल तक लगातार खाट में रही। खाट में रहने का मतलब आप समझते हो? समझता हूँ। सारा काम खाट में था। मेरी माता जी ने इतनी अच्छी सेवा की कि मैं उसी की बदौलत आज इस मुकाम पे हासिल हुआ हूँ सर। मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष। यानी कि बुजुर्गों की जो सेवा करते हैं, बोलते हैं ना कि जहाँ यहाँ पे जो कर्म करोगे ना, उसी का फल यही मिल जाएगा सर। सही बात है। और वो आज मुझे, मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को जो योगदान मिला है सर, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। आपने उन माता पिताओं के उन जो संघर्ष को आपने एक परिणाम के रूप में बदल दिया, बहुत बड़ी बात है। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश, आपका संघर्ष जो है वो बहुत प्रेरणादायी, और आज के इन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक चीज़ और छोटी सी बताना चाहूँगा कि जो प्रदीप बैठा है, इसने एक बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे बताया कि सर मैं डेली, प्रतिदिन मैं कहता हूँ विजुअलाइजेशन करो, हमेशा अपने आप को देखना शुरू कर दो। ये कह रहा है कि मैंने डेली प्रतिदिन अपने हाथ पे सुबह उठते ये चीज़ें लिखी है। एग्जाम शुरुआत होने से पहले, ठीक है ना, रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, आई एम ए लेक्चरर,
IMA लेक्चरर, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोशिश करें आप भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफल होंगे और परिस्थितियों का रोना कभी मत रोएं। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रदीप और जयप्रकाश। निश्चित रूप से आपकी जो ये संघर्ष की कहानी है इन बच्चों को प्रेरित करेगी। आप लोग मेरे पास एक घर आए हैं दोनों, 2-3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, सर टाइम दो, मिलना है। मैं बीच में जयपुर चला गया था, थोड़ा सा व्यस्त था। आज भी इनको मैंने इंतजार करवाया, ठीक है। ये घर आ चुके थे, बाद में मैं आया, ठीक है। तो ये बच्चे का, विद्यार्थी का अपने आप में प्रेम होता है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस में 2nd रैंक आया, वो बच्चा भी कल घर मिलने आया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग घर पे आए, मिलने आए और मेरे को किसी न किसी से आपके संघर्ष की कड़ी का एक आप सारथी मानते हो मुझे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से विद्यार्थी नहीं मानते और मिठाई लेके आए स्पेशली। तो मैं आप सब लोगों के सामने खुद ही इनको पहले मिठाई खिलाना चाहूँगा कि आपका जो संघर्ष है, सबसे बड़ा संघर्ष तो आपका ही है, ठीक है। तो प्रदीप, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, आपने बहुत बड़ी एक इस संघर्ष की कड़ी में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। निश्चित रूप से मेरे लिए भी प्रेरणादायी है। सर का जो स्नेह मिला वगैरह, और उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके ज़रिए हम आप लोगों से रूबरू भी हुए हैं। ज़रूर ज़रूर। ये तो खैर आपका संघर्ष था, मेरा तो कर्तव्य बनता था कि मैं वैसे ही बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। तो आप जो मेरे स्पेशल स्टूडेंट रहे हो, जिनको लंबे समय से मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो उनका संघर्ष तो बच्चों तक पहुँचना चाहिए। तो आप दोनों को, इस संघर्ष को और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और ये उम्मीद करता हूं कि मैं आप इस संघर्ष के बाद, इनकी कहानी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ज़िंदगी में यदि हम चाहेंगे तो इस आसमान में एक उन्मुक्त पक्षी की तरह उड़कर, और जो आलस्य रूपी जो हमारी जो कमियां हैं उनको अपन त्याग कर एक बाज बनकर उड़ेंगे। क्योंकि प्रदीप कह रहा था कि सर जो आप क्लास में बाज वाली कहानी सुनाते थे, बाज की जो मोटिवेशनल वीडियो बात जो हमें बताते थे, वो मुझे बहुत प्रेरित करता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज ये बाज बना है, जयप्रकाश बाज बना है, आप में से भी हर बच्चा बाज की तरह संघर्ष करेगा और पहुंचेगा। बिल्कुल सर, उसी तरह हमारी भी एक सेकंड लाइफ जो है अब शुरू हुई है, जैसे बाज आप बताते रहते हो। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी सुनी होगी। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, धन्यवाद। आज के इस संघर्ष की कहानी में 2 पात्रों से मैंने परिचय करवाया है, आगे भी इसी प्रकार इस श्रृंखला में परिचय करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।